अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हमने अपना ई कैट के लिए अपना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करना है जो कि चैप्टर नंबर 8 है, फंक्शन एंड ग्राफ। देखो, अगर आपने कभी नाम भी नहीं सुना ना फंक्शन और ग्राफ का, या कभी पढ़ा था कुछ भी याद नहीं है, अगर ये वीडियो देख लोगे ना सब कुछ बात समझ आ जाएगी। ए से लेके चलूंगा और जेड तक लेके जाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक हैं बराबर में चल रहे हैं जरा पढ़ लो। और देखो भाइयों और बहनों, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको अपने पास कॉपी में लिख के रख लो, नोट्स बना लो। जब आपका फाइनल टेस्ट आ जाएगा ना यूनिवर्सिटी का, तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि ये वीडियो दोबारा देखो। जस्ट अपनी कॉपी खोलना, रिवाइज कर लेना, और आपका 1 घंटे की वीडियो 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रा करो और नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अभी तक अगर ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो, थोड़ा सा भरोसा करो और ग्रुप में ऐड हो जाओ। 4,500 रुपये फीस है। ठीक है, पूरे साल के लिए, जिसमें सारा मटेरियल है, सारी प्रिपरेशन है, लेक्चर हैं, टेस्ट हैं। आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हो, आपको कोचिंग जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं हर चीज़ दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको एमसीक्यूज बुक दे रहा हूँ, ठीक है, आपको टेस्ट बना के दे रहा हूँ, ठीक है, लाइव क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है। तो सब यही तो चाहिए तैयारी के लिए। तो आप घर बैठ के अच्छी तैयारी कर सकते हो। फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, बायोकेमिस्ट्री आपकी ईजिली हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या है? देखो भाई, फंक्शन क्या करता है, सिंपल अपने दिमाग में रखो। फंक्शन रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है। किसके दरमियान? सेट एक्स और सेट वाई के दरमियान। देखो, मेरे पास सेट एक्स है, सेट वाई है। अब ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये कौन बताएगा? ये हमें बताएगा फंक्शन। कौन बताएगा हमें? फंक्शन बताएगा। तो फंक्शन क्या करता है? फंक्शन हमें रिलेशन बताता है। बस ये छोटी सी डेफिनेशन दिमाग में रखो, सारा कॉन्सेप्ट, सारी बातें एक एक करके जुड़ती जाएंगी आपस में, मैग्नेट की तरह। फंक्शन क्या है? फंक्शन रिलेशन बताता है। किसके दरमियान? सेट एक्स और सेट वाई के दरमियान। देखो, जब भी दो चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दो पेन हैं या दो मार्कर हैं, इसका क्या रिलेशन है? इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? एक रिलेशन तो ये है कि ये दोनों मार्कर मेरे हैं, मैंने बाय किए हैं। एक रिलेशन ये हो सकता है कि सेम कंपनी के हैं, है ना। तो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन चाहिए होता है ना आपको, कि आप पहचान सको दोनों चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। कभी कोई क्राइम आपने ड्रामा देखा हो तो उसमें रिलेशन ढूंढते हैं ना, जो एक विक्टिम होता है या जो जिसने कुछ किया होता है उसके दरमियान। तो इसीलिए फंक्शन क्या करता है? सेट एक्स और सेट वाई के दरमियान रिलेशन को बताता है कि आखिर ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है। अब रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है। रिलेशन आपस में डायरेक्ट भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऐड भी हो सकता है। देखो, जैसे यहां पर ये एक्स है ना, इस तरह से, ठीक है। तो रिलेशन ऐसे भी हो सकता है कि एफ एक्स, ठीक है, और 2x+3, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब। इस तरह से बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये एक्स क्या है? देखो, ये एक्स जो है ना, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट हैं। ये एक्स क्या है? एलिमेंट्स हैं। अभी हम पुट करेंगे। अब वाई क्या है? फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये एक्स, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो वाई क्या होगा? ये आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर दी आपने कि आप वेरिएबल का आंसर नंबर लेकर आ रहे हैं या अल्फ़ाबेट्स का आंसर नंबर लेकर आ रहे हैं। तो देखो, ये तो यहाँ मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ कि -2 -1 0 1 2, तो क्या आंसर फिर इस तरह के नहीं आएंगे? आंसर इस तरह के नहीं आएंगे, 0 1 और 4, है ना, इस तरह का आएगा ना। तो फंक्शन ने क्या किया? फंक्शन ने रिलेशन बताया, इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसा है। रिलेशन इस पावर में भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, किसी भी तरह का रिलेशन आपको मिल सकता है। आपको इस चीज से तो बहुत ज्यादा आप फेमिलियर हो, है ना, ये चीज से फेमिलियर हो, ये चीज आपको तंग नहीं करती। आपको तंग ये चीजें करती हैं कि यार ये क्या बना हुआ है। देखो, जरा समझो बात को। अभी मैं बुक किताबी डेफिनेशन भी पढ़ के बताता हूं। ये एफ एक्स कुछ नहीं है, ये एफ एक्स आपके पास वाई ही है, मगर ये एफ जस्ट इसलिए लगाया ताकि आपको पता चले कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। और एक्स क्या है? एक्स आपके पास इनपुट है, इनपुट है। इनपुट यानी
आप कोई वैल्यू यहां पर डालोगे, जब आप यहां पर वैल्यू डालोगे ये चीज सॉल्व होगी और सॉल्व होके आपको एक आउटपुट मिलेगा। बात समझ आ रही है? चलो मजीद डिटेल में लेके जाता हूं। सबसे पहली चीज तो याद हो गई ना कि फंक्शन क्या करता है, सेट ए और सेट बी या सेट एक्स और सेट वाई के दरमियान रिलेशन बताता है। ठीक है, चलो इसी को किताब से पढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल करते हैं। देखो बात बहुत अच्छी क्लियर होगी। अ फंक्शन, एक फंक्शन है इन मैथमेटिक्स। अच्छा याद रखना, फंक्शन आपके पास कोडिंग में भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो अगर आप चैट जीपीटी या एआई से पूछोगे तो वो आपको किसके बारे में बता देगा, कोडिंग वाले फंक्शन के बारे में बता देगा। तो इन मैथमेटिक्स जरूर लिखना। अ फंक्शन इन मैथमेटिक्स इज अ रिलेशन। बात क्लियर हो गई? रिलेशन, ये रिलेशन होता है डेट असाइन, जो कि हम असाइन करते हैं एग्जैक्टली वन आउटपुट, जिससे हमें एक आउटपुट मिलता है। अभी जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ना, आप देखना मुझे एक आउटपुट मिलेगा। सही है? टू ईच इनपुट, और इनपुट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इनपुट हो गया, तो फिर आप देखोगे इसमें से मुझे आउटपुट मिलने लगेगा, इसमें से मुझे आउटपुट मिलेगा। ठीक है? फ्रॉम अ गिवन सेट, सेट्स के दरमियान। इट इज ऑफन राइटन, इसको लिखा कैसे जाता है, एस। अच्छा याद रखना, हायर मैथमेटिक्स में इक्वेशंस तो बहुत ही कम यूज होती है। इक्वेशंस तो बच्चों का काम है, इक्वेशंस के साथ डील बच्चे करते हैं। जो बड़े होते हैं ना, यानी जो प्रो होते हैं, वो फंक्शंस के साथ डील करते हैं। और अगर आप बैचलर करोगे या मास्टर्स करोगे, चाहे किसी भी फील्ड में कर लो, इंजीनियरिंग में कर लो, साइंस में कर लो, मैं उसके अलावा मेडिकल के अलावा, तो आपको फंक्शन इतने ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, आप बोलोगे ये तो पूरी की पूरी पढ़ाई ही फंक्शन पे हो रही है और इंटीग्रेशन भी फंक्शन की हो रही होती है। तो ये बात याद रखना, ये फंक्शन आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेयर एक्स इज, एक्स क्या है, इनपुट, यानी एक्स की कोई वैल्यू आप यहां से लाओगे, एक्स की वैल्यू को यहां से निकालोगे और पुट करोगे तो आपको वाई की वैल्यू या यहां से कोई वैल्यू मिलेगी, इज द आउटपुट, और वही आपका आउटपुट होगा। चलो बात समझते हैं। अच्छा अभी एक काम करते हैं, हम इनपुट पुट करते हैं। याद रखना इनपुट क्या है, आपका एक्स इनपुट है, यहां लिख भी दिया मैंने। इनपुट पुट करते हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 0 1 2 3 जो भी दिल में आ रही है। तो मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट कर ली। अब 1 पुट कर ली तो क्या होगा, फंक्शन मुझे बताएगा कि जब आपने एक्स को 1 रखा तो आउटपुट क्या निकल कर आया। आओ जरा देखो, ये मेरा आ गया 1, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां 1, और ये मेरा आ गया 3। फंक्शन कह रहा है कि अगर इनपुट रख रहे हो 1 तो आउटपुट मिल रहा है आपको 5। अगर इनपुट आपका आ रहा है 1, अगर इनपुट आपका आ रहा है 1 तो आउटपुट आपका आ रहा है 5। फंक्शन आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू जरूर देता है। फंक्शन की मदद से ही हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अभी फंक्शन समझ लो, उसके बाद ग्राफ की प्लॉट करना सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। सही है? फंक्शन समझ में आ गया क्या होता है, सेट ए बी। देखो इसको आप सेट ए और बी भी कह सकते हो, या सेट एक्स और वाई भी कह सकते हो। नाम देने में कोई आपको कैद नहीं है, मतलब नाम कोई भी हो सकता है। चलो बात क्लियर हो गई। अच्छा अब समझते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज। बहुत सिंपल है, जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं सेट एक्स के अंदर वो होंगी डोमेन। क्या होगी, डोमेन। तो ये क्या होगी आपके पास, ये होगी आपके पास डोमेन, और ये भी कह सकते हो डोमेन आपका इनपुट होता है। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। देखो ये लिखा हुआ भी इनपुट वैल्यूज। तो जितने भी जो आपका पहला सेट होगा ना, चाहे वो एक्स हो, ए हो, बी हो, जो भी हो, जो आपका पहला सेट होगा, ये आपका पहला सेट है ना, तो इसके जो एलिमेंट हैं इनको कहा जाएगा डोमेन। क्या कहा जाएगा, डोमेन। ठीक है, अब डोमेन इंटरनेट के अंदर भी आता है, वेबसाइट में भी आता है, लेकिन यहां पर उसकी बात नहीं कर रहा मैं, यहां पर मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। तो ये क्या होगा, डोमेन। बात क्लियर है। कोडोमेन, तो जो एलिमेंट आप भाइयों के पास मौजूद हैं इसके अंदर, जो एलिमेंट इसके पास इसके अंदर मौजूद है, इसे कहा जाएगा कोडोमेन, MAIN। ठीक है, थोड़ा सा बेहतर लिख लेते हैं। तो समझ में आ रहा है क्या हो रही है बात। तो जो सेट एक्स के एलिमेंट हैं वो है डोमेन, और जो सेट वाई के एलिमेंट है वो है कोडोमेन। आओ इंग्लिश में पढ़ते हैं। द एलिमेंट ऑफ अ सेट ए,
जो सेट ए के एलिमेंट हैं और यही इनपुट वैल्यूज होंगी, यही इनपुट होगा। अभी जब मैं सोल्व करूंगा ना डोमेन और कोडोमेन की मदद से, फिर आपको समझ में आएगी और अच्छी बात। इसी को हम कहते हैं डोमेन। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी। अब देखो यहां सेट ए और बी लिखा हुआ है, मैंने कहा ना बेटा इसे ए कह लो इसे बी कह लो, कोई आपको मना नहीं करेगा। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी, या इसे ये भी कर सकते हो एलिमेंट ऑफ सेट एक्स और वाई। द एलिमेंट ऑफ सेट बी या वाई पॉसिबल आउटपुट, और यहीं से आउटपुट आ रहा होगा, आउटपुट जो आएगा वो यहीं से निकल कर आ रहा होगा, इस कॉल कोडोमेन। अच्छा आप बोलोगे सर आपने यहां से तो इनपुट पुट किया 1, लेकिन आउटपुट यहां से नहीं आया। तो बेटा देखो इसको अगर मैं मजीद मैंने रिलेशन ये वाला लिया था, ठीक है, तो इसको मैं मजीद आगे लेके जाऊंगा तो 5 भी आपको मिल जाएगा, मसले वाली बात नहीं है। अभी देखो मैं जब यूज करूंगा ना तो फिर आप देखना आंसर इसी में से निकल कर आ रहा होगा, कोडोमेन में से ही रेंज निकल कर आ रही होती है। या ये भी कहा जा सकता है रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो यहाँ लिखा हुआ भी होगा। रेंज क्या होता है? जो आपके आउटपुट आ रहे होते हैं ना वो आपका रेंज होता है। और ये किससे मिलता है? फंक्शन से मिलता है, क्योंकि फंक्शन रिलेशन बता रहा है ए और बी के दरमियान या एक्स और वाई के दरमियान, तो फंक्शन आपको रेंज देता है। देखो लिखा हुआ है द एक्चुअल आउटपुट, वो आउटपुट जो एक्चुअल आपको मिल रहा है। देखो यहां पर बहुत सारे आउटपुट मौजूद है कोडोमेन में, मगर जो एक्चुअल आउटपुट आपका आ रहा है ना फंक्शन की वजह से, फंक्शन की वजह से क्या मतलब कि एक्स और वाई के दरमियान रिलेशन है, तो एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशन है वो फंक्शन बता रहा है। तो जब आप डोमेन से कोई चीज लाके पुट कर रहे हो तो जो भी आंसर होगा वो कोडोमेन में मौजूद तो होगा, मगर कौन सा आंसर है वो रेंज बताएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो जरा बात को, मैंने 0 पुट किया इसके अंदर, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया? कोडोमेन, डोमेन हो गई। अब कोडोमेन में मेरे पास मौजूद है आंसर, एग्जैक्ट आंसर है क्या? 0 है, तो अब ये मेरी रेंज हो गई। बात क्लियर हुई? अभी मजीद क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा आगे चलो। ऑब्टेन फ्रॉम द फंक्शन, आपको रेंज फंक्शन से मिलेगी, यानी ये आंसर है आपका, जो फंक्शन आंसर देगा ना या जो आउटपुट देगा उसी को हम रेंज बोलेंगे। अ सबसेट ऑफ अ कोडोमेन, ये बात याद रखना, जो भी रेंज आ रही होगी वो यहीं से निकल कर आएगी, इसी में मौजूद होगी वो, और ये सबसेट होगा। अभी मैं करके दिखाता हूं, इज कॉल्ड रेंज। चलो अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। डोमेन समझ आ गई, कोडोमेन समझ आ गई, रेंज समझ आ गई। रेंज थोड़ी सी शायद अनक्लियर हो, अब क्लियर हो जाएगी। देखो यहां पर मेरे पास मौजूद है मेरे डोमेन, यहां पर मौजूद है मेरे पास कोडोमेन। अब आओ जरा करते हैं काम। सेट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन है, ठीक है। सेट वाई के जो एलिमेंट है वो कोडोमेन है। अच्छा याद रखना सेट वाई में तमाम रियल नंबर आ रहे हैं, इसको तमाम रियल नंबर कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 रियल नंबर क्या? 1 2 0 1 2 3 4 5, ठीक है, या 1 2 3 4 5 या 0 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो 0 भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 5। अब देखो जो भी आंसर आएगा ना हमारे पास इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद वो कोडोमेन में से ही आ रहा होगा। बात समझ आई? देखो मैं इनपुट पुट करूंगा किधर से? डोमेन से, मगर जो भी आंसर आ रहा होगा वो कोडोमेन से आ रहा होगा। और आंसर को क्या बोलोगे? रेंज। करके देखते हैं, जगह कहां है, इधर कर लेते हैं। अच्छा देखो मेरे पास क्या मौजूद है? एक्स स्क्वायर मौजूद है। तो अब मैं x की वैल्यू रख लेता हूं, x की वैल्यू रख लेता हूं 2, तो ये आ गया यहां पर 2x आ गया और x का स्क्वायर आ गया। अब 2 रख लेते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया। तो आंसर क्या निकल कर आया? जब आपने 2 रखा, यानी जब आपने इनपुट 2 रखा, और जो इनपुट आप कहां से निकाल के लाए? इनपुट आप निकाल के लाए डोमेन से, तो आपका रिलेशन निकला। इन दोनों के दरमियान रिलेशन किसने बताया? फंक्शन ने, कि एक्स स्क्वायर रिलेशन है, तो आया 4। ये क्या हुआ? ये कोडोमेन से आया, देखो कोडोमेन से आया, मगर इसे क्या कहोगे आप? रेंज कहोगे, क्योंकि ये आपके फंक्शन का आउटपुट है। तो बात समझ आई? कोडोमेन से डोमेन से इनपुट पुट करोगे, आंसर जो मौजूद होगा वो कोडोमेन में मौजूद होगा, और उस आंसर को बोलोगे रेंज। एक और बार समझो, बस ये आखिरी है, फिर आपको बात समझ आ जाएगी। बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बात समझ आ जाए। इनपुट जो पुट करोगे वो कहां से पुट करोगे? डोमेन से पुट करोगे। आंसर जो निकल कर आए, आंसर आपका मौजूद होगा कहां पर? मौजूद होगा कोडोमेन में मौजूद हो। आपका आउटपुट या आंसर कहां मौजूद होगा? वो आपका कोडोमेन में मौजूद होगा।
और जो आंसर निकल कर आएगा उसे आप क्या बोलोगे, रेंज। अभी तो आपने देखो सिर्फ 2 रखा है ना, चलो 0 रखो। आओ रेंज लिखते हैं। रेंज क्या होगी, इन्होंने कहा था रेंज सबसेट होगी कोडोमेन की, यानी जो भी रेंज के एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन में मौजूद होंगे। सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है कि आपके पास 2 सेट है, बी और जेड। यहां पे देखो आपके पास 2 एलिमेंट है, 2 सेट्स हैं, एक है आपके पास बी, एक है आपके पास जेड। अब जेड जो है वो बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि अगर जेड के पास एलिमेंट है 1 2 3 4, सॉरी अगर बी के पास एलिमेंट है 1 2 3 4, तो जेड के पास जरूर मौजूद होगा 2 3, जरूर मौजूद होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूं कोई चीज किसी का सबसेट है, तो इसका मतलब यह है कि जो सबसेट होगा ना उसके अंदर जो मेन सेट होगा उसके एलिमेंट मौजूद होंगे। ठीक है, फिर से समझो, अगर मैं कह रहा हूं Z B का सबसेट है, तो इसका मतलब है Z के अंदर B के एलिमेंट्स जरूर मौजूद होंगे। क्लियर हो गई बात? देखो अब बात पूरी क्लियर हो गई। मैं कह रहा हूं Z इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब है कि Z के अंदर B के कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद होंगे, चाहे वो 1 2 हो जाए, 1 4 हो जाए, 2 3 हो जाए, 3 4 हो जाए, 4 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर Z के अंदर B के एलिमेंट जरूर होंगे। तो अब जरा हम अपना रेंज लिखते हैं। रेंज सबसेट किसकी है? कोडोमेन की। इसका मतलब है रेंज के अंदर कोडोमेन के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे। अब लिखते हैं, चलो x की वैल्यू 0 रखो, यहां पर x की वैल्यू 0 रख के देखो। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, चलो x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, x की वैल्यू 0 रखो, ठीक है, x इक्वल टू 0, तो फंक्शन आपको क्या देगा? फंक्शन आपको 0 देगा। ठीक है, तो यानी 0 आ गया। x की वैल्यू आपने 1 रखी, तो फंक्शन आपको क्या देगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 आ गया। फिर आपने 2 रखी तो 4 दे दिया, उसके बाद 4 रखोगे तो 16 दे देगा। इसका मतलब क्या है? देखो ये यहां पर 5 पे आके रुक नहीं रहा है, आगे भी जा रहा है, लेकिन चलो मैं यहीं तक लिखता हूं, 5 तक ही लिखता हूं। अब मैंने क्या कहा था, रेंज जो है वो सबसेट है बी का या एक्स का। तो देखो रेंज के अंदर कोडोमेन वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, सारे नहीं आ रहे लेकिन कम, जितने भी आ रहे हैं कम से कम आ तो रहे हैं ना। जैसे देखो 0 1 4, 0 0 1 4, समझ में आ गई बात? तो ये था आपके पास ABCD फंक्शन की, डोमेन की, कोडोमेन की, रेंज की। अब भाइयों पढ़ते हैं हम अपना अब भाइयों हम अपना पढ़ेंगे क्या कहते हैं इसके आगे की चीज़। तो चलो इसके आगे की चीज़ को करते हैं। तो अब हम जो है वो फंक्शन को मज़ीद आगे लेके चलते हैं, और ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs में। ये तो आपसे वो बार बार पूछेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल डिग्री 1 जो है वो फंक्शन बता दो, ठीक है, डिग्री 2 कौन सा फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यकीन मानना इसको बहुत अच्छी तरह से सुनना, पीछे जो समझा वो बिल्कुल बेसिक थी, अब आपके लिए MCQs वाली चीज़ें आ गई हैं, तो इसको समझो। ये पूरा MCQs का पार्ट है। इधर से मैं अगर चाहूँ ना 15-20 MCQs ईजिली निकाल लूँ अभी के अभी खड़े खड़े में, वैसे तो 50-60 भी निकल जाए। चलो अब देखो हमारे पास क्या होगा, 1 to 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। इसमें पता है क्या चल रहा होगा? इसमें ये चल रहा होगा कि जो आपके पास सेट X के एलिमेंट्स हैं वो सेट B के साथ किस तरह इमेज बना रहे हैं, मतलब किस तरह का रिलेशन आपस में रख रहे हैं। चलो इसको देखते हैं। आ जाओ, तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 to 1 फंक्शन। मगर ये 1 to 1 तो देखो यहाँ भी लिखा हुआ है 1 to 1, ये ना बच्चों को क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है नाम से। तो आप क्या याद रखो, आप याद रखो बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, इससे आसान हो जाएगा। वरना फिर जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या होती है, मुश्किल हो जाती है कि यार ये क्या बात बोल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। तो 1 to 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन में पता है क्या हो रहा होगा कि आपके पास जो सेट A के एलिमेंट होंगे ना, सेट B के साथ इमेज बना रहे होंगे। ये तो हर में ही हो रहा होगा, देखो इसमें भी हो रहा है, अभी इसमें भी होगा, बाइजेक्टिव में भी होगा। मगर मज़े की बात क्या है कि कोई एक एलिमेंट खाली भी रह सकता है। समझ में आ रही है बात? कोई एक एलिमेंट अगर खाली रह जाए, लेकिन याद रखना सेट X से नहीं, सेट Y से। अगर सेट X से खाली रह गया फिर तो वो इमेज ही नहीं बनेगी, सही है, फिर तो फंक्शन ही नहीं होगा वो। तो क्या बात बोली मैंने
कि भाई देखो सेट x के एलिमेंट सेट y के साथ इमेज बना रहे होंगे। जैसे देखो a इमेज बना रहा है 1 के साथ, b इमेज बना रहा है, इसे इमेज कहते हैं, ठीक है, याद रखना इमेज, यानी इन्हें आपस में लिंक करा हुआ है। तो a इमेज बना रहा है 1 के साथ, b इमेज बना रहा है 2 के साथ, c इमेज बना रहा है 3 के साथ, मगर 4 जो है वो खाली है, 4 किसी के साथ इमेज नहीं बना रहा, इसीलिए मतलब एक एलिमेंट रह गया, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। चलो इसकी थोड़ी सी ना मजीद डिटेल में जाके बात समझते हैं। अब फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन होगा एक्स वाई, एक्स और वाई क्या है, एलिमेंट्स हैं, सो सेट हैं, ठीक है, सेट्स हैं। इज 1 to 1 इंजेक्टिव इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग एलिमेंट के साथ, मतलब अलग अलग एलिमेंट x के अलग अलग एलिमेंट y के साथ इमेज बना रहे। जैसे देखो ऐसा नहीं हो रहा होगा कि ये a जो है वो 2 के साथ भी इमेज बना ले, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि a की इमेज बनाएगा किसी भी एक एलिमेंट के साथ, b भी इमेज बनाएगा किसी भी एक एलिमेंट के साथ y के, c भी इमेज बनाएगा। हाँ, अगर कोई खाली रह जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑफ सेट x हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट y, बात समझ आ गई। अच्छा, अब आते हैं सर्जेक्टिव। अगर इंजेक्टिव समझ में आ गया तो सर्जेक्टिव खुद ही समझ में आ रहा होगा देख के कि इसमें क्या होगा कि कोई भी तीनों एलिमेंट या दो एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट x के y के साथ इमेज बना रहे होंगे। देखो इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा था, इसीलिए इसे इंजेक्टिव का। इसमें क्या होगा, इसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या होगा, कोई भी दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कोई भी दो एलिमेंट x के या दो से ज्यादा एलिमेंट x के y के साथ इमेज बना लेंगे, y के एक एलिमेंट के साथ इमेज बना लेंगे। बात समझ आ रही है। देखो a b c तीन एलिमेंट है ना, मगर यहां तो जस्ट 1 एलिमेंट के साथ इमेज बना रहे हैं और बाकी दो खाली हैं, बाकी तीनों खाली हैं, बाकी तीनों में से किसी के साथ इमेज नहीं बन रही। याद रखना, a भी 1 के साथ इमेज बना रहा है, b भी 1 के साथ इमेज बना रहा है, c भी 1 के साथ इमेज बना रहा है। इसी को कहते हैं हम सर्जेक्टिव फंक्शन। के आपके पास सेट होगा a या x, सेट होगा b या y, तो इसके तमाम एलिमेंट या दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ इमेज बना लेंगे, यानी बाकी को यूज नहीं करेंगे, बाकी भी तो खाली थे, बाकी को यूज नहीं किया, जस्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 ही को यूज कर लिया। और ऐसा भी हो सकता है, देखो सिर्फ ये नहीं है कि 1 ही यूज होगा, ऐसा भी हो सकता है 1, बल्कि a b c 1 2 3 4, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दो हो तो भी ठीक है, तीनों हो तो भी ठीक है, सही है, ये भी हो सकता है। याद रखना, ऐसा नहीं है जस्ट पहला ही एलिमेंट होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। बहुत सारी कंडीशनें हैं, वो आपको खुद समझ आ रही है। बस मेन बात याद रखना कि कोई भी एक एलिमेंट यहां से यूज हो रहा होगा, यहां से या तो दो यूज हो रहे होंगे या दो से ज्यादा, और इमेज बना रहे होंगे। देखो ये लिखा हुआ, अ फंक्शन f x y इज ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव इफ द, ये सेट्स हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, रेंज ऑफ f इज y दैट इज कोडोमेन, जो कि कोडोमेन होगी, ये कोडोमेन है ना, बता दिया ना, इज इक्वल टू रेंज, और वो रेंज के ही बराबर आ रही होगी। मतलब होगा क्या कि जो एक एलिमेंट होगा ना वही रेंज बन रहा होगा आपके पास, जो कोडोमेन है, मतलब सिर्फ ये एक ही एलिमेंट निकल रहा होगा आपके पास। अच्छा, अब समझते हैं बाइजेक्टिव, ये सबसे ज़्यादा आसान है, बाइजेक्टिव सबसे ज़्यादा आसान है। अच्छा, बाइजेक्टिव की जो एग्जाम्पल है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो बाइजेक्टिव में क्या हो रहा होगा, बाइजेक्टिव भी बहुत सिंपल है, बाइजेक्टिव भी कोई मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले ये समझो, इसको समझ लेना, बात क्लियर हो गई। ये आपके पास हो गए सेट x सेट y, इनके दरमियान फंक्शन है, कोई रिलेशन है। इसमें क्या होगा 1 2 3 a, बल्कि उल्टा कर दिया, ऐसा भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पर होता है। आपको मैंने यहाँ पे ABCD रख के दिखाया ना, इसलिए मैं ABCD रखता है, ABC 1 2 3। इसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इमेज बना लेगा,
एक अलग एलिमेंट दूसरे अलग एलिमेंट के साथ इमेज बना लेगा और कुछ भी एम्प्टी नहीं होगा। इधर क्या था, एम्प्टी था ना, मतलब एक हमारे पास 4 रह गया था, 4 के साथ कोई इमेज नहीं बनी। मगर बाइजेक्टिव में ऐसा नहीं होगा। याद रखना, मैं ये इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, बाइजेक्टिव की एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास जितने भी एलिमेंट होंगे एक्स में और जितने भी एलिमेंट होंगे वाई में, वो सब आपस में इमेज बना लेंगे और एक एक इमेज बनाएंगे। हर एक अलग एलिमेंट दूसरे अलग एलिमेंट वाई के साथ इमेज बनाएगा और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, ना ए से ना बी से। बात समझ आ रही है? ना एक्स से ना वाई से। देखो अगर मेरे पास ऐसा होता, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास ऐसा होता 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो ये क्या होता, A1 ए के साथ इमेज बनाता, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, 4 डी के साथ। कोई भी एलिमेंट आपके पास अकेला नहीं रह जाता बेचारा। अब मैं बेचारा क्यों कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो कोई भी बेचारा अकेला नहीं रह जाता, सबको कुछ ना कुछ इमेज मिल जाती, यानी कोई ना कोई रिलेशन आपस में एक्स और वाई का मिल जाता। देखो यहाँ बेचारा ये 4 खाली रह गया, क्या पता अब ये 4 आप हो जो बेचारा अकेले रह गए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अकेले रहेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हो, मैं आपके साथ हूँ। आपने पढ़ाई करनी है, फिर इंशाल्लाह सब आपके साथ होंगे, ठीक है भाई। अक्सर बच्चे यही सोचते हैं यार हम लोग पढ़ रहे हैं अकेले हैं, ऐसी बात नहीं होती। आप अपना जो कीमती वक्त है पढ़ाई का, यकीन मानो ये जो ज़िंदगी के हमारी जो यंग एज के शुरू के 10 साल होते हैं ना, ये पूरी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आपने पढ़ लिया तो अब आपके पास 25 साल की उम्र में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। अब आपके पास 25 से लेकर जब तक आप जीते हो 75 80, अल्लाह ताला आपकी उम्र को जो है दराज करे, तो उस तक आपके पास फिर बहुत कुछ होता है करने के लिए। 25 से लेकर इस उम्र तक जब आप बिजनेस कर सकते हो, कोई अच्छी चीज़ जो है अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो शुरू के टाइम होता है इसको पढ़ने में यूज़ करो, और पढ़ोगे तो फिर खुद ही आप आगे बढ़ोगे। बात समझ आ गई ना, कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इमेज बनाएगा और कोई भी बेचारा अकेला नहीं रहेगा। चल इसी को कहते हैं हम 1 to 1 या बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ ईच एलिमेंट ऑफ x हैज 1 एंड ओनली 1, देखो उन्होंने कहा भी है 1 या ओनली 1 प्री इमेज इन x इज कॉल्ड 1 to और बाइजेक्टिव फंक्शन। ये देखो यहाँ भी 1 to 1 लिखा हुआ है और यहाँ भी 1 to 1, लेकिन ये इंजेक्टिव लिखा हुआ है, वो बाइजेक्टिव लिखा हुआ है, इसमें फ़र्क रखना। पॉलिनोमियल इक्वेशन तो पता ही है ना, जिस तरह का पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है बस उसी तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। बस पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या होता है कि यहाँ पर y आता है ना, इक्वेशन में फंक्शन नहीं आता ना। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पर fx आएगा। बस समझ आ गई, क्लियरिटी आ गई ना। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन वो होती है जिसमें जो वेरिएबल की पावर हो वो नेगेटिव ना हो और वेरिएबल हो, यही होती है ना पॉलिनोमियल इक्वेशन या पॉलिनोमियल फंक्शन। चलो फिर से बता देता हूँ, टेंशन नहीं लो। देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें एक x होगा वेरिएबल, कांस्टेंट तो कोई भी हो सकता है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो x की पावर होगी ना n, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ नॉन जीरो लिख दिया मैंने, नेगेटिव होगा, बल्कि नेगेटिव पावर, नो नेगेटिव पावर, नो नेगेटिव, ठीक है। कोई भी नेगेटिव पावर नहीं होगी, यानी n के पास क्या आ सकता है, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन नेगेटिव में कभी पावर नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन या पॉलिनोमियल इक्वेशन। फंक्शन कब बनेगा, जब ये आ जाए, इक्वेशन कब बनेगा, जब ये ना आए, ठीक है। अब देखो ये n आप बोलोगे सर ये नेगेटिव है, ले बेटा नेगेटिव नहीं है ये। यहाँ आप n कुछ भी रख लो, लेकिन नेगेटिव n नहीं होगा। देखो ये आपके पास कांस्टेंट है, -1 कांस्टेंट है, -2 कांस्टेंट है, लेकिन आप n की ऐसी वैल्यू रखोगे कि n नेगेटिव नहीं होगा, उसके साथ कोई नेगेटिव नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, यही ले लेते हैं n इक्वल टू 4, अब 4 - 2 कर दूं, ठीक है, 4 - 2 कर दूं तो क्या मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो n नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। और अगर जनरल टर्म देखना चाहो पॉलिनोमियल फंक्शन की तो वो इस तरह की होती है, बहुत आसान है, जस्ट इसको याद रखो, आगे वाली खुद ही निकल आएंगी। an सबस्क्रिप्ट में है, सबस्क्रिप्ट से क्या मुराद होती है कि ये a है तो यहाँ ये छोटा सा लिखा हुआ है, यहाँ शायद आपको an बराबर में लिखा हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन ये सबस्क्रिप्ट में छोटा सा है, an x की पावर n। अब देखो अगली टर्म कैसे आएगी, -1 कर दो, an -1
एक्स एन माइनस वन। अगली कैसी आएगी, -2 कर दो, एक्स ए एन -2 एक्स एन -2। अब चौथी आप बताओ क्या आएगी, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और उसके लिए क्या कहते हैं, पावर के लिए ना ये यूज़ कर लेना, ठीक है, इस तरह से पावर बता देना। बात समझ आ गई ना। और वेरिएबल भी होगा कोई, जैसे एक्स वेरिएबल है और पावर देखो नेगेटिव नहीं आ रही, जैसे देखो यहां देखो 2 1 0, समझ में आ गया। लीनियर फंक्शन देखते हैं, और ये सबसे आसान जो डील करना होता है वो लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन में पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, या ये कह लो आसान करने के लिए कि वेरिएबल पे जो पावर होगी ना वो हमेशा 1 होगी, और वेरिएबल हमेशा सिंगल वैल्यू देगा सॉल्व होने के बाद। थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन पावर 1 होगी, ये तो बहुत आसान है, x की पावर 1। आप बोलोगे सर 3 भी है, कांस्टेंट कितने भी ले आओ, कोई मसला वाली बात नहीं, कांस्टेंट तंग नहीं करते। देखो अब मैं यहाँ लिख दूँ 3 3 3 3 3 3 3, आप पे टेंशन लोगे नहीं, बस आपको जस्ट कैलकुलेटर में कुछ नंबर ज़रा डालने हैं। तो कांस्टेंट तंग नहीं करेंगे, तंग क्या करता है, वेरिएबल तंग करता है, वेरिएबल ही घुमाता है चीज़ों को। तो 2x + 3, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट डिग्री है, यानी यहां से यहां तक है। ए क्या है, ए समझ लो, ए इज कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है। तो बात क्या समझ में आ रही है कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होगा आपके पास, क्योंकि ये पूछेंगे इन विच गिवन आंसर्स हु इज लीनियर, कौन लीनियर है। तो लीनियर फंक्शन वो होगा कि जिसके ऊपर पावर 1 होगी, वेरिएबल पे पावर 1 होगी, और डिग्री 1 कहलाएगा। डिग्री 1 का मतलब क्या है, n की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। फॉर एग्जांपल x लिख लो, पावर हमेशा 1 मिलेगी, लीनियर होगा तो। और इसको सॉल्व करना सबसे इजी होगा। देखो अब पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी एक पॉलिनोमियल ही फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल समझो यहां तक खोला है आपने, ठीक है, a आ रहा है, हाँ आ रहा है, और उसके बाद फिर कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट कोई भी आ जाए मसले वाली बात नहीं। लेकिन x की पावर देखो क्या आ रही है, x की पावर 1 आ रही है, हमेशा 1 आएगी। ये आपके पास हो गई लीनियर फंक्शन। और लीनियर इक्वेशन बोलूंगा तो क्या होगा, y = 2x + 3, ये इक्वेशन हो गई। अब बोलोगे सर आपने तो बोला था फंक्शन = y, तो देखो वो y हर जगह थोड़ी लिखता ना, मैं सिर्फ यही लिख के बताता हूँ ना फंक्शन को। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसकी डिग्री 2 होगी। अच्छा 2 होगी तो 1 भी साथ होगी उसके, ठीक है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, या पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। चलो थोड़ा आसान करते हैं, मेरे को तो पता है लेकिन आपको बताना है ना। थोड़ा कभी भी ऐसे करके नहीं पढ़ाओ कि आपको बहुत कुछ आता है, हमेशा ऐसे करके पढ़ाओ कि सामने वाले को नहीं आ रहा, मुझे उसे बताना है आसान अल्फाजों में। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की जो पावर है ना कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं होगी आपके पास। आप बोलोगे सर मैंने एक जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखी भी देखी थी, x³ x, लेकिन आप उसे सॉल्व करते तो x² ही आता ना, है ना। तो बात तो क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें कांस्टेंट होगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ये a b c कांस्टेंट है, मगर x की जो पावर है वो 2 से बड़ी नहीं होगी। x की पावर 2 होगी, अब पावर 2 है तो 1 भी होगा, और यहाँ पर x की पावर 0 है। असल में यहाँ भी x की पावर 0 है, लेकिन वो लिखते नहीं है, समझ गए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और अगर फंक्शन लगा दोगे तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बहुत अच्छी तरह डील करना जानते हो, फॉर्मूला भी पता है, मिडिल टर्म ब्रेक करना भी आती है, आसान है आपके लिए। स्क्वायर रूट फंक्शन, बात से ही मतलब नाम से ही काम वाजे है कि x पे पावर स्क्वायर रूट होगा। अब क्यूब रूट फंक्शन बोल दो तो बता सकते हो, चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फोर्थ रूट फंक्शन क्या होगा आपके पास। क्यूब रूट फंक्शन में बता देता हूं, अगर मैं इसे बोल दूं क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब रूट फंक्शन, तो यहां पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब जरा कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे फोर्थ रूट फंक्शन क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान था, ये एमसीक्यूज की जान थी, इधर से बहुत एमसीक्यूज आते हैं आपके लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ वगैरह वाली चीज़ों पे। अच्छा अब ग्राफ के सवालात जो है ना, अगर आप नस्ट प्यास इसके टेस्ट देखो ना तो ग्राफ बहुत पूछा जाता है, मगर आपका जो ग्राफ आता है ना ज़्यादातर वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस वगैरह होती हैं, और ग्राफ बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू नस्ट और प्यास। एनईटी का टेस्ट अलग है, नस्ट और प्यास का टेस्ट अलग है। भाई जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ टेस्ट भी मुश्किल होगा। नस्ट प्यास में पूरी कंट्री से बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, और बाहर के मुल्कों के भी अप्लाई करते हैं। एनईटी में ज़्यादातर जो मेजॉरिटी बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं वो कराची के होते हैं,
तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, सिर्फ कराची के बच्चे अप्लाई कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची, और भी आउटसाइड सिंध, पूरे पाकिस्तान, लेकिन कम एज़ कम्पेयर टू नस्ट और प्यास। तो इसीलिए थोड़ा सा आसान टेस्ट होता है हमारा एनईडी का। तो लेकिन फिर भी मैं ग्राफ आपको बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। चलो ग्राफ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है मज़ीद आगे चलते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल कर लेते हैं अपना फंक्शन के लिए, और जिसमें एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ आपको दी हुई होंगी, और इन्वर्स ऑफ फंक्शन कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ को समझेंगे। अच्छा एक बात याद रखना, इन्वर्स ऑफ फंक्शन को अच्छी तरह समझ लेना। इन्वर्स ऑफ फंक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो ग्राफ से आप प्रिडिक्शन करते हो। अब कैसे, वो सारी चीज़ें बताता हूँ, पहले इसको देख लो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आपको एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट एक्स की वैल्यू को एक एक करके यहाँ रखना है और क्या आंसर जनरेट हो रहा है वो लिखना है, ठीक है। यानी समझ लो ये आपकी क्या दी हुई है, डोमेन, और कोड डोमेन में आंसर्स मौजूद हैं। अब वो आंसर आपने निकाल के रेंज बनानी है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं रेंज, ठीक है। तो चलो अब इसको आप बनाओ, इसको भी हम करली में लिख लेते हैं ताकि हमारा आसान। सबसे पहले हम x इक्वल टू 1 रखते हैं, ऊपर ज़रा 1 रखो, देखो यहाँ 1 आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया, और 2 आ गया, 1 आ गया, और 2 एज इट इज आ गया। अब डायरेक्ट कर लो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 और ये 5 आ गया, सही है, गलत तो नहीं हूँ ना मैं। अच्छा अब x इक्वल टू 2 रख लो, तो यहाँ मैंने 2 रख लिया, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, जहाँ जहाँ x वहाँ 2 आ जाएगा, 2। चलो इसको कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया, 4 प्लस 2, ये हो गया 8, ये हो गया 10, तो 5 10। अब अगला नंबर क्या आएगा ये आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखो मैं गलत तो नहीं हूँ ना, देखो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2, ठीक है। अगला नंबर क्या आएगा, अब आपने क्या करना है, जस्ट x की वैल्यू को 3 रखना है, ठीक है। अब 3 रखने पे क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। 5 10 3 रखने पे क्या आ रहा है ये बताओ। देखो ये आया 1 रखने पे, ये आया 2 रखने पे, अब 3 रखने पे क्या आएगा ये बताओ, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, फंक्शन समझ में आ गया ना, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, को डोमेन क्या है, लीनियर, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सब क्लियर हो गया है। इन्वर्स करते हैं। देखो इन्वर्स क्या बताएगा, इन्वर्स आपको ये बताएगा कि यार x की क्या वैल्यू रखी होगी कि y आया होगा, ये आपको इन्वर्स बताएगा। हर बार क्या हो रहा था, हर बार ये हो रहा था ना, x की वैल्यू रख रहे थे, y आ रहा था। तो अब हम ये पूछ रहे हैं y ये है तो x क्या होगा, ये इन्वर्स है। देखो इन्वर्स का मतलब ही वाजे है ना, कि एक चीज फॉर एग्जांपल इन्वर्स को समझो। अभी हम कोई इन्वर्स नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको a दिया, आपने b निकाल लिया, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब मैं कहूं इन्वर्स निकालो, इन्वर्स का मतलब क्या है कि यार अब आपको मैंने b दे दिया है, a निकाल के बताओ, इसी को कहते हैं हम इन्वर्स। तो ये सेम काम आप फंक्शन में भी कर सकते हो। आपको हम ये बता देंगे कि भाई फंक्शन क्या था, फंक्शन क्या था, उसका इन्वर्स क्या आएगा, ठीक है। तो देखो यहां लिखा हुआ भी है, द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन रिवर्स द ओरिजिनल फंक्शन। जो ओरिजिनल फंक्शन होगा ना उसको रिवर्स कर दो। किस चीज को आपने सॉल्व किया होगा, तो ये फंक्शन आया है। इफ अ फंक्शन एफ एन मैप, देखो हम अभी क्या कर रहे थे, x की वैल्यू पुट करके y निकाल रहे थे। मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि हम इसे y भी कहते हैं, फंक्शन का जो आंसर होता है हम उसे y भी कहते हैं। मगर अब आप क्या करोगे, अब आप इन्वर्स निकालोगे, और इन्वर्स को कैसे शो करते हैं फंक्शन में, ये सबस्क्रिप्ट में -1 लगाकर, सॉरी पावर में -1 लगाकर। अब आप क्या करोगे, y दिया हुआ होगा, x निकालना होगा। पहले x दिया हुआ था, y निकालना था, अब y दे दिया है, x निकाल के बताओ। इसी को कहा जाता है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। देखो बात तो शायद समझ में आ गई होगी, लेकिन जब तक एक एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा ना, आप बोलोगे नहीं सर मज़ा नहीं आया पढ़ने में, आप सही नहीं पढ़ा रहे। चलो एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर देखना कैसी बात क्लियर होगी। बहुत आसान एग्जाम्पल है, कोई मुश्किल नहीं है। इन्वर्स में स्टेप्स याद रखना, मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसे ही नोट डाउन कर लो, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे नोट डाउन करो। स्टेप 1, जो फंक्शन दिया हुआ है उसे लिखो। फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल, ठीक है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसे y के बराबर ले लो, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, y से x निकालना है ना। देखो फिर कह रहा हूं, आप पीछे क्या करते आए
x दिया हुआ था, y निकाल रहे थे, अब आपको y दे दिया है, x निकालना है। ठीक है, यानी उलट, इसको इनवर्स से शो करेंगे। ठीक है, तो ऊपर पुट कर दो अब इसको, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 है बल्कि, स्टेप 3 में क्या करना है, x और y को बराबर ले लो, मतलब इसको x कह लो, इसको y कह लो। ठीक है, अब इसको घुमा दो, इसको सेट करा दो y के लिए, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये लो। अब आप अपनी जस्ट x की वैल्यू रख लो, y क्या था पता चल जाएगा, या y की वैल्यू रख लो, x क्या था पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब ये बहुत आसान चीज़ थी, कोई मुश्किल नहीं थी। ठीक है, अब y हमने किस चीज़ के बराबर लिया था, y हमारे पास याद रखना स्टेप 4 में कि y जो है हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। ठीक है, अब इधर y दोबारा इनवर्स दोबारा पुट कर दो, तो ये x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये लो, ये इनवर्स हो गया फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन का क्या हो गया, अब फंक्शन का हमारा इनवर्स हो गया, क्योंकि आपको ये चीज़ निकालनी थी ना, ये चीज़ निकाली थी। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा नहीं है बेटा, देखो यहाँ पे y के लिए लिखा हुआ है, ये x कर लो, ये y कर लो। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। हर बार हम x था हमारे पास, y निकाल रहे थे, अब y है, x निकाल रहे हैं। अब कुछ नहीं करना, जस्ट x की जो भी वैल्यू है पुट कर दो यहाँ पर, पता चल जाएगा कि क्या था इनवर्स फंक्शन का, किस चीज़ को यूज़ करके ये निकाला था आपने। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब समझते हैं व्हाट इज़ ग्राफ। इसको ज़रा टाइम देना, ठीक है, ग्राफ को, क्योंकि ग्राफ अगर लैब्स वगैरह करोगे यूनिवर्सिटी में जाकर, ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग की या साइंस की, तो बहुत ज़्यादा हर प्रैक्टिकल में ग्राफ बनवाया जाता है। अब देखो ग्राफ क्यों बनाया जाता है ये सुन लो। ग्राफ इसलिए बनाया जाता है, ग्राफ हमें बताता है एक पैटर्न। क्या बताता है, पैटर्न बताता है। अगर आपको पैटर्न पता चल जाए, फॉर एग्जांपल आपको मेरा पैटर्न पता चल जाए कि मैं हर सैटरडे को ई कैट की क्लास लेता हूँ, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगले सैटरडे क्या करूँगा, उसके अगले सैटरडे क्या करूँगा। तो अगर पैटर्न पता चल जाए तो फ्यूचर पता चल जाता है, और फ्यूचर पता चल जाए तो फिर आप तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बन जाओगे। आप चीज़ों को पहले होने से देख लोगे, है ना, ऐसा ही है ना। देखो ना, फॉर एग्जांपल, आसान करो ना, मुश्किल क्यों कर रहे हो चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आपको ये पता चल जाए कि मैं 10 मिनट बाद कहाँ होऊंगा, उसके 10 मिनट बाद कहाँ होऊंगा, उसके 10 मिनट बाद कहाँ होऊंगा, तो इसका मतलब क्या है, आपको फ्यूचर पता चल रहा है ना। पैटर्न पता चलेगा तो फ्यूचर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना पैटर्न बताता हूँ, मैं हर संडे को इवनिंग के अंदर क्लास लेता हूँ, तो अगले संडे क्या करूँगा ये भी पता चल जाएगा, उससे अगले संडे। तो ग्राफ बेसिकली आपको पैटर्न बता देता है, पैटर्न पढ़ा देता है। ये सबसे आसान डेफिनेशन है ग्राफ की, जो कि बुक वगैरह में नहीं मिलेगी, लेकिन यही काम कर रहा होता है। ग्राफ आपको पैटर्न बताता है, और ये भी बता देता है कि अगर पैटर्न है या नहीं। पैटर्न तो बता रहा है, लेकिन फिक्स नहीं है कि हर बार पैटर्न ही बताएगा, कभी कभार पैटर्न नहीं भी बताएगा। तो अगर पैटर्न नहीं बताएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार दो चीज़ों के दरमियान आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, पैटर्न बताता है। दूसरा, ये रिलेशन भी बताता है। रिलेशन, एक्स और वाई का आपस में क्या रिलेशन है। अगर एक्स और वाई का रिलेशन कह रहा हूं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ना। तो फंक्शन में भी तो यही कर रहे थे हम, रिलेशन चेक कर रहे थे दो सेट्स के दरमियान। तो इसी तरह से ग्राफ फंक्शन के साथ इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जैसे फंक्शन रिलेशन बताता है ना सेट ए और सेट बी के दरमियान, इसी तरह ग्राफ दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन बताता है। फॉर एग्जांपल सेट ए के एलिमेंट वाई एक्सिस पे रख लो, सेट बी के एलिमेंट एक्स एक्सिस पे रख लो, दोनों का आपस में क्या रिलेशन है पता चल जाएगा। इधर आओ ज़रा बात समझो, देखो इस तरह से ग्राफ, इस तरह से। वैसे तो कॉपी पे बनाना ग्राफ रफ होता है, लेकिन ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाया जाता है। तो ग्राफ पेपर पे आपको पता है बॉक्सेस बने हुए होते हैं, स्मॉल बॉक्स होता है, फिर एक बड़ा बॉक्स होता है, फिर उससे बड़ा बॉक्स, इस तरह बॉक्स बड़े होते जाते हैं ग्राफ पेपर पे। मैंने ये पूरी एक्सरसाइजेस करा रखी हैं आपको। तो फॉर एग्जांपल फंक्शन को रख लो आप इधर, या इसको y कह लो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। और x को रख लो यहां पर इधर, ठीक है। x की वैल्यू पुट करो, यहां पर x की कोई वैल्यू पुट करो, फॉर एग्जांपल 1 पुट करो।
अगर मैं कहूँ रिलेशन ऐसा है कि जो x होगा वही y होगा, आपको पता है ना ये एफ एक्स आपके पास y ही है, तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो मैं कह दूं जो x है वही y होगा, तो मुझे प्रिडिक्शन मिल गई, मुझे पैटर्न पता चल गया। यानी जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी, जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी, जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी, जो वैल्यू y की होगी वही x। यानी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। ये स्ट्रेट लाइन आ गई, थोड़ा सा ये हो रहा है स्ट्रेट लाइन आ गई, यानी मुझे पैटर्न पता चल गया। मैं बोलूँ अगर x की वैल्यू 5 है तो आप फ्यूचर बता दोगे y की वैल्यू भी 5 है। मैं बोलूँ x की वैल्यू 10 है, आप फ्यूचर बता दोगे y की वैल्यू भी 10 होगी। पैटर्न निकाल लिया आपने, है ना। यही चीज़ होती है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बेसिकली बनाया ही इसलिए जाता है ताकि पैटर्न पता चल जाए, आपस में दो चीज़ों का रिलेशन पता चल जाए कि x का y के साथ क्या रिलेशन है या फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, अब ज़रा बात सुनो, ये तो बहुत सिंपलेस्ट सबसे सिंपल केस बताया मैंने कि x और y आपस में बराबर है, मगर ये भी आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलता है। मगर अब मैं ये कह दूं कि आपके पास ये x स्क्वायर है, तो अब इस तरह की लाइन नहीं बनेगी, अब लाइन कुछ और हो जाएगी, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हाँ इतना बता देता हूँ कि जो भी लाइन होगी वो नेगेटिव में x में भी होगी, मगर y के लिए पॉजिटिव में होगी। क्यों? क्योंकि देखो मैंने तो पढ़ा हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या ग्राफ बनना है इसका। अब आप भी थोड़ा सा इसे पढ़ो, ज़रा खुद दिमाग लगा के सोचो। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव भी रखूं, फॉर एग्जांपल यहाँ ग्राफ बनाते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव भी रखूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू मैंने रखी, यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव है, मगर y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी ना, है ना। इसी तरह मैं वैल्यूज रखता रहूँ, अब मैं x की पॉजिटिव वैल्यू रखूँ तो इस तरह ग्राफ बनेगा, है ना। तो ये ग्राफ आप खुद से सोच के भी बना सकते हो, बगैर वैल्यू पुट करे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या ग्राफ बनना चाहिए। बस ये है आपको ज़रा पढ़ना होगा, इसे सॉल्व करना देखना होगा इसका। ठीक है, अच्छा अब ग्राफ को ज़रा समझो। ग्राफ बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है? ग्राफ बनाते वक्त ये ध्यान रखना, जो वैल्यू इंडिपेंडेंट हो, जो चेंज ना हो रही हो वैल्यू, वो आप एक्स एक्सेस पर रखोगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स की आपको फिक्स वैल्यूज दी हुई है ना, जैसे 1 2 3 4, तो एक्स की वैल्यूज आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर पा रहे, जो वैल्यू दी हुई है वही पुट करनी है फंक्शन में, तो यानी एक्स इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल टाइम को आप एक्स एक्सेस पर रखोगे। क्यों? क्योंकि टाइम आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं है ना अगले सेकंड बाद 2 सेकंड हो जाए, अगले सेकंड बाद 10 सेकंड हो जाए, नहीं, टाइम की जो स्पीड है वही चलेगी, हर सेकंड करके बढ़ेगा। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को एक्स एक्सेस पे और डिपेंडेबल क्वांटिटीज़ को, अब फॉर एग्जांपल टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है तो स्पीड वाई एक्सेस पे होगी। ग्राफ बनाते वक्त एक बात का ध्यान ये रखना कि आपको ग्राफ पेपर हमने इतना बड़ा दिया हुआ है, आप ग्राफ इतने से पे बना दो, नहीं, स्केलिंग बड़ी कर लो और ग्राफ हमेशा 75% ग्राफ पेपर यूज़ करो, वेस्ट ना करो। यूनिट मेंशन करो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कोई क्वांटिटी रखता हूँ टाइम, तो उसका यूनिट सेकंड है, तो यूनिट मेंशन करो। अगर उसके साथ कोई प्रीफिक्स है, फॉर एग्जांपल मिली सेकंड है, तो मिली को भी मेंशन करो। और यहाँ पर बताओ कि बॉक्स कितने के बराबर लिया है। तो ग्राफ बनाते वक्त पूरी चीज़ों का ध्यान रखो। सही, ग्राफ को समझ में आ गया, पढ़ लेना ग्राफ के बारे में थोड़ा मज़ीद डिटेल में और अच्छा समझ आ जाएगा। तो ग्राफ समझ में आ गया क्या बता रहा है, फंक्शन रिलेशन सारी चीज़ें समझ में आई ना। बस यही बतानी है मैंने सारी चीज़ें, ये टाइम कंज्यूमिंग होती हैं एज अ टीचर भी। बस याद रखना ग्राफ दो चीज़ें बता रहा है, एक प्रिडिक्शन पैटर्न बता रहा है, दूसरा ये बता रहा है कि एक्स और वाई का आपस में रिलेशन क्या है। रिलेशन मिलेगा तो ही तो पैटर्न आएगा ना, रिलेशन नहीं मिल रहा तो पैटर्न कैसे निकलेगा। अब इससे पता है क्या होता है, इससे ये हो जाता है कि आप चीज़ों को फ्यूचर में देखने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं रोज़ 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा मैं अगले महीने कितना खर्च करूँगा, तो इसी तरह होता है। अच्छा तो चलो देखो ग्राफ देख लो फंक्शन में कैसे आ रहा है। याद रखना जहाँ भी आपको एफ एक्स दिया हुआ हो वो वाई ही होता है, ठीक है, वाई यानी वाई एक्सेस पे रखा जा रहा होता है उसे। अच्छा तो देखो ये लीनियर फंक्शन है, डिग्री 1 है। इफ वाई एफ एक्स इज अ फंक्शन देन सेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई सच दैट एक्स इज इन द डोमेन ऑफ एफ एंड वाई इज इन द रेंज ऑफ एफ। क्या समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या लिख दिया ये मैंने, लेकिन मैं बता देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ये इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो है ना एक्स एक्सिस पे आ रही होंगी डोमेन, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आ रही होंगी डोमेन, और
वाई एक्सिस पे आ रही होगी आपके पास रेंज, ठीक है। रेंज कहाँ से निकल कर आ रही होगी? कोडोमेन से, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 2 डायमेंशनल ग्राफ होगा तो उसमें आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई। सेट्स आपको गिवन होंगे पॉइंट्स के, मतलब पॉइंट्स आपको बता दिए जाते हैं कि कौन सा पॉइंट है, तो आप ग्राफ में किसी भी जगह पहुंच जाते हो, ठीक है। अब ग्राफ की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर ग्राफ, स्क्वायर रूट ग्राफ, सर्कल बन रहा होता है ग्राफ में, बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं। तो ग्राफ मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। सबसे पहले देखो लीनियर फंक्शन, यानी ये ग्राफ लीनियर होगा। लीनियर से क्या मुराद है? कोई भी स्ट्रेट लाइन आ रही होगी, अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो मगर लाइन स्ट्रेट होगी, मतलब क्या पता ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, कुछ भी हो सकता है मगर स्ट्रेट लाइन होगी। जब भी लीनियर फंक्शन कह देना तो उसका ग्राफ भी लीनियर बनेगा, ठीक है, याद रखना लीनियर। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे भरोसा हो जाए? अभी भरोसा हो जाएगा आपको, टेंशन ही नहीं लो इस बात की। तो आप एक काम करो, x की वैल्यू को नेगेटिव रखो, फिर x की वैल्यू को पॉजिटिव रखो, इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव करते रहो। कोई भी वैल्यू रखो, अपनी मर्जी से रख लो, मगर देखना ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। कुछ भी कर लो, कोई भी डायरेक्शन में चले जाओ, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसीलिए इसे बोलते हैं लीनियर फंक्शन और लीनियर ग्राफ, ठीक है, लीनियर। और इसी को लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अच्छा, नॉन लीनियर, अब इस सिचुएशन में ये होगा कि कर्व आ रहा होगा। अब वो कर्व कहीं किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डायरेक्शन पे बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू नेगेटिव रखो, y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। क्यों? क्योंकि इवन पावर जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। मतलब आप x की वैल्यू नेगेटिव भी रखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप x रखते हो -2 तो y आपको मिलेगा पॉजिटिव का 4। क्यों? क्योंकि x जो है वो इवन को पॉजिटिव करता है, मतलब पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देती है अंदर वाली चीज़ को। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे भी थी तो y की वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी आपके पास, ठीक है। तो बात समझ आ रही है ना? पॉजिटिव में रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन आप स्क्वायर रूट होगा या इस तरह का अगर फंक्शन होगा तो वो सर्कल बनेगा। अब मुझे कैसे पता? देखो x और y की कोई भी वैल्यू रख लो, a तो फिक्स ही आ रहा है ना, तो वो इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। करके देख लेना, पता चल जाएगा। इस तरह मैंने बताया ना, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एक ये वाला भी होता है आपके पास, ये जो इक्वेशन बनी हुई है इसके मुताबिक ये वाला भी होता है आपके पास, ठीक है। ग्राफ समझ में आ गया? सारी डिटेल्स मैंने ग्राफ की बता दी। ग्राफ बनाते वक्त मैं फिर कह रहा हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, और डिपेंडेबल क्वांटिटी कौन सी है? इंडिपेंडेंट को x एक्सिस पर रखना, डिपेंडेबल को y। पूछ लेना टीचर से, खुद समझ नहीं आ रही हो। 75% ग्राफ यूज़ करना, ठीक है, और यूनिट मेंशन करना अगर दिए हुए हों, प्रीफिक्स मेंशन करना अगर दिए हुए हों, ठीक है, और बॉक्स कितना है x एक्सिस पे ये मेंशन करना, x एक्सिस पे एक बॉक्स कितने का लिया है ये मेंशन करना। सिखा दूंगा अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो, ठीक है। y एक्सिस पे बॉक्स कितने का दिया हुआ ये, वैसे ये तो ग्राफ बनाने की बात है, पेपर में तो नहीं आया, मतलब एमडी के टिकट में तो नहीं आएगा, मगर ये चीज़ आएगी। वो तो मैंने अभी एक्स्ट्रा बता दिया आपको, जब भी मैंने कहा मैं समझा दूंगा, क्योंकि वो अभी आपके पार्ट नहीं है पढ़ाई का, वो आपका पार्ट बनेगा पढ़ाई का, ठीक है। यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कोई बात बुरी तो नहीं लगी होगी, समझ ही आई होगी सारी बातें। देखो मैं फिर आखिर में ये कहूँगा कि ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। ग्रुप में बार बार ऐड होने का मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ बच्चों कि ग्रुप जो है ना ये हमारा बेसिक है, ये मेन है, इसी से हम अपना सिस्टम चलाते हैं। पहली तो वजह ये हो गई। दूसरी वजह ये कि ग्रुप में आपके लिए बहुत सारा मटेरियल है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता तो इन लेक्चर्स को हाइड कर देता या सिर्फ ग्रुप वाले बच्चों के लिए रखता, मगर मैंने ये नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो कि सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ते हैं मुझसे। मैं जानता भी उन्हें, बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, मुझे कांटेक्ट करके वो बताते हैं। तो उनके लिए, उनकी खातिर मैं लेक्चर को हमेशा फ्री रखता हूँ क्योंकि लेक्चर ही मेन है, ठीक है। लेकिन अब इस मेन को चलाने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए ना, वो ग्रुप है, पहली बात। अच्छा, ग्रुप में होते हैं गेस्ट पेपर, मतलब गेस्ट पेपर से मुराद मैं एमसीक्यूज बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट। अब आप बोलोगे सर उन बच्चों को आप टेस्ट नहीं देते, तो देखो जितने बच्चों को मैं स्कॉलरशिप दे पाता हूँ ना तो दे लेता हूँ, लेकिन आप लोग अगर ग्रुप में ऐड हो सकते हो फीस पे करके, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो ज़रूर फीस पे करो और ग्रुप में ऐड हो जाओ।
आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, कुछ भी ऐसा इसमें हाइड नहीं रखा है जो समझ ना आए, ठीक है। और ये 8वां चैप्टर था, इससे प्रीवियस की प्लेलिस्ट बन गई है, उस प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से आप देख सकते हो। और अब इंशाल्लाह मैं कोशिश ये रहेगी कि मैं फैब से पहले पहले इसे कंप्लीट कर दूं, ताकि फिर आप जो है जल्द से जल्द इसकी तैयारी कर लो, फिर सेकेंड ईयर पर आ जाएं, ठीक है। सेकेंड ईयर बस सॉल्व करने वाली है, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट उसमें भी है लेकिन सॉल्व उसमें ज़्यादा करना है। यहाँ थ्योरी टाइप ज़्यादा होता है फर्स्ट ईयर में। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।